Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying chapter 3, the making of a global world में India and the Great Depression. But इसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other states board को भी cover करते हैं which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. E-notes and e-books आप नीचे description box पे जो link है उसे click कर access कर सकते हैं. Now let's get back to studying. पुरानी वीडियो में वी स्टडीड हाउ डिप्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द यूएस एक्चुअली हैड एन इम्पैक्ट ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी बिकॉज यूएस एज अ क्रेडिटर नेशन क्या होता है जो लोन देता है, ठीक है. तो लोन तो यूएस स्टार्टेड गिविंग लोन्स ड्यूरिंग 1920s एंड उसके बाद जो पीक पे था दैट वाज 1920s. उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था यूएस में कि एग्रीकल्चर प्राइसेस प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो गया था एंड प्राइसेस सिंस यू नो कि सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है तब प्राइसेस कम हो जाता है. तो ऐसे ही चलता रहा एंड उसके बाद जब पीपल वर नॉट एबल टू sustain themselves, they start selling their houses, the cars they bought during the peak period when they were having good एंड हैप्पी टाइम्स. ओके, क्योंकि वो EMI वो जो मैंने बताया ना इंस्टॉलमेंट्स में भरता है पैसे वो नहीं भर पा रहे थे तो दे नीड टू रीपे देयर डेट एज वेल एज दे हैड टू फीड देयर फैमिली एज वेल. तो जब खाना ही अवेलेबल नहीं है टेबल पे तो ये सब चीज़ों का क्या. ओके, तो दैट्स व्हाट द वर्ल्ड स्टार्टेड क्रैशिंग. ऐसे बोल सकते हैं कि द वर्ल्ड इकोनॉमी स्टार्टेड क्रैशिंग एट इन स्टार्टिंग फ्रॉम 1920s. पीक वाज 1929 एंड ये 30s तक कैरी हुआ था, कैरी फॉरवर्ड. बट अब इसका इम्पैक्ट इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी पे क्या पड़ा, वील स्टडी इन दिस वीडियो. ओके, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन हेडिंग एंड द वीडियो का नाम ही है and we'll be starting with the introduction. If we look at the impact of the depression on India, we realize how integrated the global economy had become by the early 20th century. 20th century की बात हो रही है. That means मैंने क्या बताया था 20th 20 ऐड कर देना लास्ट में, उसका पहला वाला नंबर 1901. तो दिस इज योर पीरियड फॉर 20th सेंचुरी. तो दिस जो पीरियड ये इंट्रोडक्शन बोल रहा है कि वी हैव सीन द ग्रेट डिप्रेशन जो 1920s में आया था. अब 1920s यहीं कहीं बीच में है, 1920s से 1929 पीक पे ग्रेट डिप्रेशन ईयर बोला जाता है इसको. द ग्रेट डिप्रेशन ईयर, TGD, द ग्रेट डिप्रेशन ईयर, ठीक है, ऐसे बोल दिया. तो 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन ईयर पड़ता है. तो दैट जो मैंने बताया यूएस का जो इम्पैक्ट था वो उसके बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, उसका कंपनीज जो थे दैट वाज शट डाउन एंड देयरफॉर यूएस में ये स्टार्ट हुआ था बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इम्पैक्ट किया था. क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि यूएस स्टार्ट गिविंग लोन्स टू द कंट्रीज एंड जब वो लोन का सप्लाई कट हो गया तो अदर कंट्रीज वर लेफ्ट बेयर हैंडेड कि अब हम अपनी पॉपुलेशन को फीड पालेंगे कैसे या फिर सपोर्ट कैसे करेंगे. क्योंकि एक नेशन था यूएस दैट was at its peak इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि ब्रिटेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 का यूरोप का जो था डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था एंड यूएस स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ सुपर पावर. बट अब यूएस ने धोखा दे दिया, तो अब धोखा दे दिया तो क्या हो गया, बाकी कंट्रीज का क्या होगा. तो ऑल ओवर कंट्रीज वॉज इम्पैक्टेड. तो इंट्रोडक्शन यही बता रहा है कि जब वो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं तो आप एक बात समझ सकते हैं कि तब अर्ली 20th सेंचुरी में द वर्ल्ड कितना कनेक्टेड था. एंड अपने चैप्टर का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. तो दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन had started and was at a particular अच्छे लेवल पे in the starting of the 20th century. The tremors of a crisis in one part of the world were quickly relayed to the other part. ये क्या है, gist है of a globalized economy, of globalized economy. Affecting lives, economies and societies worldwide. In the 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturers. मैंने बता चुकी हूँ बहुत बार कि 19th century में इंडियन कॉन्टिनेंट मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट तो तब कोलोनाइज था. कोलोनियल इंडिया जो बोल सकते हैं, कोलोनियल इंडिया वाज डेवलप्ड एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड इन द 18th सेंचुरी. ओके,
The depression immediately affected Indian trade. कैसे? India's exports and imports nearly halved between 1928 से 1934. As international prices crashed, prices in India also plunged. Between 1928 से 1934, wheat prices in India fell by 50%. तो आप agricultural commodity का impact देख सकते हैं. Agri commodity कि how उसका वीट स्पेसिफिकली दिया है कि हाउ वीट के प्राइसेस जो थे दैट सो डाउन टू 50% डिक्लाइन हो गया था वीट प्राइसेस में. तो देयरफॉर जब प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज नेवर गुड फॉर द इकोनॉमी. ग्रेट डिप्रेशन वाली वीडियो में आई क्लियरली स्टेटेड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का डिफरेंस. अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस. ओके, सो प्राइसेस क्रैश हो गए थे इन इंडिया एंड द इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश थे. प्राइस इन इंडिया ऑल्सो प्लंज्ड, मतलब कम हो गए थे, अफेक्टेड थे. बिटवीन 1928 से 1934 वीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%. मैंने डायग्राम से शो कर दिया आपको कि हाउ एग्रीकल्चर कमोडिटी वीट का एग्जांपल देके 50% प्राइसेस डिक्लाइन कर दिए थे. पेजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन ड्वेलर्स. यूरोप नहीं, यूएसए में जहाँ अपन ने देखा था डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे भी अपन ने सबसे ज़्यादा किसको देखा था कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन पड़ा था, बिजनेसेस, बैंक्स के चलते चलते. उसके भी पहले सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट, जो पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी वर वर्स्ट अफेक्टेड. एंड इंडिया में भी द पेजेंट्स, हमेशा फार्मर्स, दे वर मोस्ट अफेक्टेड. आज भी लाइक कुछ भी क्लाइमेट चेंज ऐसा हो जाता है या फिर जैसे बारिश नहीं आई है, मानसून अच्छा नहीं हुआ है, तो क्रॉप्स अच्छे ग्रो नहीं हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन पड़ता है, पेजेंट्स एंड फार्मर्स. इसीलिए अपनी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ जो बनाती है वो मेजॉरिटी फार्मर्स को माइंड में रख के बनाई जाती है कि उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. नहीं, दो एग्रीकल्चरल प्राइजेस फेल शार्पली, द colonial government refused to reduce revenue demands. अब क्यों कॉलोनियल गवर्नमेंट किस पे डिपेंडेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे. अब ब्रिटिश खुद उसका पाउंड स्टेयरिंग अपन ने देखा था कि पाउंड स्टर्लिंग जो था वो डिक्लाइन हो गया था, उसकी वैल्यू ऑफ करेंसी खुद डिक्लाइन हो रही थी, तो वो खुद कर्जे में चल रहा था. बट उनको क्या है, इंडिया की प्रॉब्लम्स तो दिखाई नहीं दे रही थी. जो हमारे पीजेंट्स, इंडियन पीजेंट्स एंड फार्मर्स थे, दे वर नॉट कंसर्न, दे वर ओनली कंसर्न विद द रेवेन्यू. तो देयरफॉर गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स. पेजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर वर्स्ट हिट. और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनली प्रोड्यूस कर रहे थे एट अ लार्ज स्केल, जो पेजेंट्स थे, दे वर वर्स्ट हिट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल. चलो एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पे. जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल पढ़ेंगे. दे ग्रू रॉ जूट दैट वॉज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट in the form of gunny bags. But as gunny exports collapsed, the price of raw jute crashed more than 60%. तो 60% डिक्लाइन कहाँ देखने को मिला अपन को, जूट प्राइजेस में, जूट के जो गनी बैग्स थे. Peasants who borrowed in the hope of better times or to increase output in the hope of higher incomes faced ever lower prices and fell deeper and deeper into debt. Thus, the Bengal jute growers lament. आगे अपन पढ़ेंगे क्या था lament. देखो, जब भी कुछ आप बिजनेस करते हो ना, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपको जहाँ से कैपिटल मिलता है तो आप पहले ही वो कैपिटल लेके रखते हो, क्योंकि तभी आप इन्वेस्ट करोगे ना. तो पहले आप पैसे लेते हो, फिर आप इन्वेस्ट करते हो. अब जब आपने पैसे ले लिए बट अब कोई खरीद नहीं रहा है, आपका सामान ही नहीं बिच रहा है, तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे. तो अब पैसे ले लिए, उनको चुकाना भी है, वापस भी देना है. देयरफॉर एक डिलेमा सा आ गया था कि अब पैसे भी हैं, फॉल भी जो है वो क्रैश हो रहा है, मतलब प्राइसेस भी पूरे क्रैश हो रहा है, तो वो आइटम बिकेगा नहीं. अगर प्रोड्यूस भी करते हैं, कोई प्रोड्यूस करने के लिए लोग भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी भी बहुत कम ऑफर्ड है. तो देयरफॉर दिस actually faced this impacted Indian farmers and particularly jute producers of Bengal. Now देखते हैं कि क्या लेमेंट बताई गई है आपकी NCERT बुक में. Grow more jute brothers with the hope of greater cash. Costs and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got the crop off the ground, traders sitting at home will pay only
₹5 अ माउंड। तो बहुत अच्छा एक पोएम्स बताई है, ये डिनोट किया उनकी लेमेंट कि जो वो बोला गया था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे अपन बोलते हैं ना भाइयों और बहनों वाला जो मोदी जी का डायलॉग है, तो वैसे ही ऐसे स्टार्ट हुआ है कि ग्रो मोर ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश। आप ज़्यादा जूट ग्रो करेंगे तो आपको ग्रेटर कैश मिलेगा, ऐसा अजम्पशन लिया जा रहा है, हो नहीं रहा था। कॉस्ट एंड डेट्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश। अब जितना कॉस्ट बन रहा है उस जूट में एंड डेट्स ऑफ जूट, मतलब आपने कर्जा जितना लिया है जूट को प्रोड्यूस करने में, वो सब आपकी होप्स को डैश कर देगा, मतलब कैंसिल कर देगा। व्हेन यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी एंड गॉट द क्रॉप ऑफ द ग्राउंड, अब आपने उगा लिया है पूरा जूट, हार्वेस्ट कर लिया है एंड फाइनली यू आर एट द वर्ज ऑफ सेलिंग इट, आपकी सारी होप जो है, आपकी मनी, आपका मनी लग गया है पूरा, आपकी होप आपने लगा दी, सब कुछ आपने क्रॉप को ऑफ ग्राउंड निकाल लिया है। तो ट्रेडर्स सिटिंग एट द होम विल पे ओनली ₹5 अ माउंड। तो आपको उतना सब कुछ के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹5 मिल रहे हैं। तो दिस इज द लेमेंट कि जब पैसे मिल ही नहीं रहे तो प्रोडक्शन क्यों करें, इसका कहने का यही मतलब है। Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their savings, mortgaged lands, and sold whatever jewelry and precious metals they had to meet their expenses. Obviously, जब खाना अवेलेबल ही नहीं है खाने के लिए तो इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा सर्वाइव करने के लिए। तो जब ऐसी क्रूशल सिचुएशंस आ जाती है, आपने भी बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि बहुत जो लेडीज़ रहती हैं जिनके पास गोल्ड सेव है, गोल्ड्स क्या है, अपने एसेट हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो जब सेल करती हैं तो जितना भी कम प्राइस मिलता है ऑब्वियसली उस सिचुएशन में, बिकॉज इकोनॉमी डाउनफॉल चल रहा है, बट एटलीस्ट दे आर एबल टू फीड देयर फैमिली, हस्बैंड, देमसेल्व्स। तो देयरफॉर वुमेन स्टेप्ड अप एंड अदर पीपल स्टेप्ड अप टू जो था उनकी ज्वेलरी सेल करके पैसे कमाने की कोशिश की, सेविंग्स जो थी वो सारी खर्च कर दी, ठीक है। प्रेशियस मेटल्स जो और थे, गोल्ड, सिल्वर हो गया, पर्ल्स हो गया, अदर, दे वर स्टार्टेड सेलिंग इट। In this depression years, India became an exporter of precious metals, notably gold. Now this is very strange because starting of the chapter में अपन ने पढ़ा था कि गोल्ड का सबसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहाँ था, एल डोराडो अपन ने पढ़ा था ना, एल डोराडो करके, जो मैंने बताया था केजीएफ का एग्जाम्पल, केजीएफ मूवी से वो एग्जाम्पल बताया था, जहाँ पे वो जो एक्टर रहता है वो जो उसकी कर्नाटका में वो जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है ना, ये है ना यहाँ पे कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो ये फुल फॉर्म केजीएफ जो मूवी है ना वो कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो वहीं से आया है। तो एल डोराडो जो उस कोलार फील्ड्स को बोला गया था, दैट वाज सिचुएटेड इन लैटिन अमेरिका, रियल में नहीं थी, इट वाज अ फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, उसे बोला जाता था कि इट्स एन इमेजिनरी सिटी ऑफ गोल्ड। तो उस मूवी में भी वही एल डोराडो जो जिक्र किया है वो कोलार गोल्ड फील्ड्स को, दैट इज एन अजम्पशन कि वो एल डोराडो इज इन लाइक फेबल सिटी ऑफ गोल्ड रेफर करते थे। तो दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग कि इंडिया में अब गोल्ड का प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है एंड अब इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल बन जाता है डिप्रेशन के समय। जब वर्ल्ड इकोनॉमी सफर कर रही है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है गोल्ड। देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। द फेमस इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स, ओके, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, अगर आप फ्यूचर में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी about him a lot. Thought that Indian gold exports promoted global economic recovery. तो मतलब एल्डोराडो ने हेल्प किया अपन को रिकवर करने में। ऐसा बोल सकते हैं कि when the world was crashing, the world economy was crashing, Indian metals, especially gold, that was actually extracted from the mines and other things, were actually exported and this promoted global economic recovery. and ये किसने बोला है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स्ट जिनकी इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स पे इंडियन इकोनॉमी भी बिलीव करती है। इन्होंने एक थ्योरी भी दी है, अभी अब डिटेल में नहीं पढ़ते हैं बिकॉज अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स एंड ही गेव द थ्योरी। ही सेड दैट इन व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रैशिंग, द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज क्रैशिंग, that Indian gold exports promoted global economic recovery. इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट था वो हेल्प किया ग्लोबल रिकवरी में। Who डिस्कस देखते हैं, who profits from jute cultivation according to the jute growers layman explain. तो कौन कर रहा है प्रॉफिट? ट्रेडर्स सिटिंग एट होम विल पे ओनली ₹5 अमाउंट। तो ट्रेडर्स दे आर गेटिंग द प्रॉफिट
और नॉट, बिकॉज ट्रेडर्स भी बेचेंगे तो उन्हें भी इतनी पैसे नहीं मिलेगा, तो किसी को नहीं मिल रहा है। इन रियलिटी इट्स एक्चुअली अ वेरी हिपोक्रेटिक सेंटेंस कि किसी को मिल नहीं रहा है, दे आर जस्ट सेइंग कि प्रॉफिट मिल रहा है, बट इट्स नॉट, किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट। दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पेजेंट्स। अब इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट ने हेल्प कर दिया क्या, ग्लोबल रिकवरी में, और किसकी रिकवरी में, ब्रिटेन की रिकवरी में। बट ब्रिटिशर्स को तब भी इंडिया उसकी परेशानियों पे उनको अभी भी एहसास नहीं हो रहा है। सो दे, बट जो ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल रूलर्स जो थे, बट दे डिड लिटिल फॉर इंडियन पेजेंट्स, दे डिड नथिंग फॉर इंडियन पेजेंट्स। Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931. So, अपन ने क्या पढ़ा था, 1929 दिस पीरियड। ऑब्वियसली थोड़ा स्टैग्नेंट भी की थी इकोनॉमी, ये ऐसा ही ग्राफ नहीं था। तो जब ये चीज़ चल रही थी तब 1931 when depression was going on, when Indian exports of gold was actually helping the world to recover, especially the Britain, but the Britishers was not actually interested in helping the rural poor. Mahatma Gandhi got agitated and he launched in 1931 what is known as CDM or the Civil Disobedience Movement. And ये कब लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 12th मार्च, जब उन्होंने डांडी मार्च सुना है, डांडी मार्च, तो डांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आपने पढ़ा होगा कि डांडी कोस्ट ऑफ सूरत, मतलब ये गुजरात है आपका, यहाँ से चल के जाएंगे आप तो डांडी कोस्ट आता है, तो समथिंग 200 माइल्स गांधी जी ऑन फुट ट्रैवल्ड डांडी से टू रीच डांडी, अपने आश्रम से मूव हुए थे, दैट वाज साबरमती आश्रम। एंड डांडी पे जाके उन्होंने सॉल्ट बनाया था, क्योंकि सॉल्ट तब क्या था, बेसिक कमोडिटी था जिस पर ब्रिटिशर्स बहुत ह्यूज टैक्स लगाते थे। एंड टैक्स आज अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट पे बहुत लीस्ट टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज सॉल्ट इज अ एसेंशियल कमोडिटी जो सब खाता है, अर्बन, रूरल, मिडिल क्लास सब। तो गांधी जी ने इसीलिए सॉल्ट को चुना, क्योंकि अगर जैसे कुछ ऐसा कार्स ले लेते तो कार्स किसको सप्लीमेंट करता, सिर्फ अर्बन लोगों को जो रिच हैं, वैसे ही अगर पुअर की प्रॉब्लम ले लेते तो सिर्फ पुअर को सप्लीमेंट करता। बट सॉल्ट वाज अ कमोडिटी जिसको सब यूनाइट कर, गांधी जी को एक विजन दिखा कि सबको यूनाइट कर सकते हैं, बीट अर्बन क्लास, लोअर क्लास, पुअर क्लास, एनी कास्ट, ठीक है, कास्ट भी, क्लास भी, सब कुछ। तो दैट्स व्हाई ही चोज सॉल्ट एंड डांडी कोस्ट पे जाकर ही एक्चुअली मेड सॉल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर, ओके। एंड 1931 में वो लॉन्च करते हैं CDM। India, the depression proved less grim for urban India. Because of falling prices, those with fixed incomes, say town dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees now found themselves better off. इसका मतलब क्या है कि देखो, टाउन में कौन रहता था, जमींदार। तब क्या सब इन्फ्यूडेशन हो गया था। सब इन्फ्यूडेशन क्या होता है, टर्म बता देती हूँ कि देखो ये गांव है, ये गांव मान लेते हैं कि लाइक विलेज है, ये रूरल इंडिया है, रूरल, एंड दिस इज अर्बन, टाउन इज अर्बन, ठीक है। तो अर्बन में इंडिया में जमींदार जो था वो टाउन पे जाके देता था, एंड जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब इन्फ्यूडेट कर देता था। मतलब बहुत सारे छोटे नियो जमींदार जिन्हें बोलते थे, एक टर्म ओरिजिनेट हुआ था नियो जमींदार्स, और द सब लेंडर्स, सब लेट्स बोलते हैं ना, उनको दे दिया था। एंड ये सारे लोग काम करवाते थे पेजेंट से, ठीक है। अब वो पेजेंट जैसे एक ये प्लॉट दे दिया, ये प्लॉट दे दिया, अब ये पेजेंट किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब इन्फ्यूडेटरी लॉर्ड्स को। तो ये जब इन्हें रेंट मिलता था तो दे यूज्ड टू रिपोर्ट टू सब जमींदार। तो आज भी अगर आप देखेंगे नॉर्मल वर्ल्ड में रेंटल इनकम करके, तो एक टर्म सुनाएगा कि जितने भी लाइक बोलते हैं सारे लोग कि जितने भी लोग आजकल एंजॉय कर पाते हैं, फॉरेन घूम पाते हैं, तो वो अपनी रेंटल इनकम पे घूमते हैं। मतलब किराया जो आ रहा है उस पर एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड पैसिव इनकम, ऐसे करके। क्योंकि आप अपने एसेट को किराए पे दे रहे हो, आपने खरीद लिया है,
रियल एस्टेट के कुछ भी एसेट हो सकता है, उससे आपको रेंट आ रहा है, तो रेंट पे आप रेंट को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, आप घूम सकते हो, तो दैट्स व्हाट जमींदार वाज हैविंग, दे वर एक्चुअली लिविंग ऑन द रेंटल इनकम। उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि ग्लोबल क्राइसिस जो है वो क्रैश हो रही है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है, डजंट मैटर, हमें रेंट मिल रहा है। अभी कोविड-19 पेंडेमिक में भी आप देखना कि जो बिजनेसेस क्रैश हो गए, सारे जो सैलरीड एम्प्लॉयज ले ऑफ्स किए थे कंपनी ने, कंपनी को ज़रूरत नहीं थी, तो सारी कंपनीज जो थे वो ले ऑफ्स कर रही थी एंड एवरीथिंग, बट द पीपल हु वर लिविंग ऑन द रेंटल इनकम, उन्हें जो किराया मिल रहा था, उन्हें भले ही थोड़ा बहुत किराया कम कर दिया था, बट दे वर एक्चुअली लिविंग अ स्टेबल लाइफ। तो यहाँ पे भी जब ग्लोबल इकोनॉमी वॉज क्रैशिंग, द जमींदार्स और द अर्बन पुअर्स, लैंड ओनर्स, ठीक है, they received rents, ये खुद बोल रहे हैं, they received rents and middle class salaried employees now find themselves better off, तो they were better off, ठीक है, middle class and the landowners. Everything cost less. Industrial investments also grew as the government extended tariff protection to industries under the pressure of the nationalist opinion. तो nationalist people, जो लोग महात्मा गांधी हो गए, अपने अलग बाल गंगाधर तिलक, everyone जो थे उस जमाने में, who were actually revolting against the British कि we want freedom, so they said कि आप हमारी इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करो ना। जब यूएस ने अपनी इकोनॉमी क्लोज कर दी है, क्लोज मतलब इन द सेंस मैंने बताया था टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी, तो जब नेशनलिस्ट रिवोल्टेड कि आप हमारी इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट करो बाहर की कंट्रीज से, जब हमारे पास खुद पैसा नहीं है तो आप बाहर वालों को क्यों बोल रहे हो इन्वेस्ट करने को। तो दैट्स व्हाट हैपेंड कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने जो था वो डोमेस्टिक, इंडिया है ये, पहले एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, मैंने बताया था, एंड इंपोर्ट होता था गुड्स, बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया, द ग्रेट डिप्रेशन, तो नेशनलिस्ट लीडर्स वर ऑफ द ओपिनियन कि आप हमारी कंट्री को एज एक सिक्योर बाउंड्री ले लीजिए, ठीक है, तो ये एक सिक्योर बाउंड्री कर दी कि अब जो भी प्रोड्यूस होगा उस पर टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री, मतलब जो भी इंपोर्ट आएगा आइटम, इंपोर्ट्स जो आएंगे उस पर टैक्सेस लगेंगे। अब जब टैक्सेस लगते हैं ज्यादा देना पड़ेगा पैसा, तो बाहर वाली कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है वो कम कर देगी देना, तो इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाएंगे। तो इंपोर्ट्स जब डिक्लाइन हो जाएंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं दैट विल बी प्रोटेक्टेड। अब डोमेस्टिक कंट्री अपने ही पॉपुलेशन के लिए प्रोड्यूस करेंगी। तो दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के चलते गवर्नमेंट को समझाया, गवर्नमेंट से लड़े, बोले कि आप हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करिए, उनके लिए पॉलिसीज बनाइए। तो दे इंट्रोड्यूस टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री अंडर द प्रेशर ऑफ द नेशनलिस्ट ओपिनियन। ओके, आई होप लेक्चर समझ आया हो। हियर वी आर टू कंक्लूड आवर लेक्चर। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम। उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज। This is our website and this is our apps. You can visit us. Do like, share and subscribe our channel. These are other social media platforms जहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उससे क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर स्टडिंग।